वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के पेपर में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से जो आपकी तैयारी हुई है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाएँ। हम लोग बच्चे क्या करते हैं कि तैयारी बहुत होती है, सब कुछ लिख के आते हैं, कॉन्फिडेंस भी होते हैं कि हमने 90 मार्क्स का लिखा, 95 का या 98 मार्क्स का लिखा है, लेकिन उनको जो है रिज़ल्ट आने के बाद ऐसा लगता है कि हमें जिस टाइप से हमने जिस हिसाब से लिखा था हमें मार्क्स नहीं आ पाए हैं, हमें रीचेकिंग के लिए रीटोटलिंग के लिए जो है फॉर्म भरना चाहिए, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैंने कुछ जो है चीज़ें आपको बताई है, जैसे कहाँ पर मार्क्स डिडक्ट होते हैं, और एज अ कॉपी चेकर मैं कहाँ पर इस चीज़ को फील करता हूँ कि बच्चे के मार्क्स जो है काटना चाहिए। तो वो सब चीज़ों का आप ध्यान रख लेंगे तो मैथमेटिक्स में ये समझ लीजिए कि आप कोई भी गलती नहीं करके आएंगे। मतलब आपने जितनी प्रिपरेशन करी है पूरे मार्क्स आपको मिलने के चांसेस है। अगर आपने एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है तो 100 मार्क्स भी ले आएंगे आप। इन टिप्स को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की है कि मार्क्स डिडक्शन। एग्ज़ाम में बच्चों 4 चीज़ों की वजह से ही मार्क्स कटते हैं मैथमेटिक्स में, खासतौर से हमारे। सबसे पहली चीज़ है लोअरिंग द स्टेप, मतलब हम स्टेप्स कम लिख कर आते हैं। तो एक बात का आप ध्यान रख लें, एक टिप ले लें यहाँ से मुझसे, कि अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो उसमें आपको कम से कम 10 स्टेप्स लिख के आनी है, ठीक है। तो आधे स्टेप का 1 मार्क्स आपको मिलेगा वहाँ पर। इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 4 स्टेप में उसको कवर करेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 स्टेप में आप उसको कवर करेंगे। और यहाँ पर एक सवाल जो है आप लोगों के दिमाग में आएगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें स्टेप्स ज़्यादातर नहीं होती है, जैसे स्टैटिस्टिक्स वगैरह का मोड निकालने का हो गया, उसमें हमें एक टेबल बनानी है और टेबल बना के डायरेक्ट फार्मूला रख कर जो है उसका आंसर निकालना है। तो उसमें आप टेबल बहुत अच्छे से बनाओ, टेबल बहुत सी स्टेप्स का काम कर देगी। फार्मूला रखिए, एक स्टेप ये हो जाएगी, दूसरे स्टेप में कैलकुलेशन कीजिए, तीसरे स्टेप में उसका आंसर ले आइए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें इस टाइप से हमें ध्यान में रखना है। दूसरा जो है कैलकुलेशन मिस्टेक। ऑब्वियसली बात है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आंसर तो सही आना ही नहीं है, तो मार्क्स वहाँ पर कटते हैं। तीसरे मार्क्स जो डिडक्शन होता है हमारा वो है रॉन्ग आंसर पर। अगर हमारे आंसर रॉन्ग है तो डेफिनेटली हमें जो है मार्क्स तो मिलना ही नहीं है, उस आंसर के मार्क्स कट जाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आंसर रॉन्ग है तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। लगभग 20 to 25% मार्क जो है उसमें कटते हैं आपके आंसर के रॉन्ग होने में। आंसर के मार्क्स होते हैं वो, बाकी स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। चौथा और लास्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आंसर हमारा आ जाता है तो हमें लास्ट में स्टेटमेंट लिखना हम भूल जाते हैं एक्साइटमेंट में और अगला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा मॉड आ गया 50 पॉइंट समथिंग या मॉड आ गया किसी क्वेश्चन का, जैसे हमें मॉड निकालना था और उसका मॉड आ गया 50 पॉइंट समथिंग, तो हमें आखिरी में स्टेटमेंट लिखना है कि द मॉड ऑफ द गिवन डेटा इज 50.2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पर मार्क्स डिडक्शन के चांसेस होते हैं। फिर कुछ 7 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार किए हैं जिसकी वजह से हम एज अ कॉपी चेकर हम लोग चेक करते हैं कि बच्चे के कहाँ पर मार्क्स कटते हैं। उन चीज़ों से आपको बचना है, मतलब कॉपी चेकर को ये वाली प्रॉब्लम्स आपको नहीं देनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। सबसे पहले तो आपके लिए है ये टिप कि आप ऑब्जेक्टिव जो है सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। इस बात को खास तौर से ध्यान में रखेंगे। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव आप अटेम्प्ट करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्टिव अगर नहीं आता है आपको और ऐसा लग रहा है कि बाद में भी मुझे नहीं आएगा, तो कुछ भी उसमें लिख कर आइए, लेकिन ऑब्जेक्टिव पहले अटेम्प्ट कीजिए। और कुछ ऑब्जेक्टिव में ऐसा लगेगा अगर आपको कि कैलकुलेशन है इसमें और इसको मैं बाद में करूँगा, वो फला चैप्टर का मैं क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लूँ, उसके बाद मुझे याद आ जाएगा इसका कैलकुलेशन, तो उसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए और उसकी जगह छोड़ने के बाद उसको बाद में उसको अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले ज़्यादातर अटेम्प्ट करने की आपको कोशिश करनी है, ठीक है। और एक टिप और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं देना चाहूँगा कि आप लास्ट के 10 मिनट बचा लीजिए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव छोड़ते हैं तो बाद में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव ऐसी चीज़ है जिनमें पूरे मार्क्स मिलना है, मार्क्स आपके कटते नहीं हैं अगर आप उसको सही आंसर देते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आखिरी के 10 मिनट आप घड़ी ले जाओ एग्ज़ाम में, और घड़ी ले जाने के बाद आखिरी के 10 मिनट उसको आगे कर लो। जो हमारे आखिरी के 10 मिनट बचेंगे उसमें बचे हुए ऑब्जेक्टिव्स हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर सेकंड टिप की बात करें, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट क्वेश्चन करने हैं जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो, और उसमें भी सबसे पहले इस टाइप से करने हैं 5 मार्क्स के बिल्कुल कॉन्फिडेंट क्वेश्चन जो हमें आते हैं, बिल्कुल जो हमें रटे हुए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके रटे हुए होंगे, जो आपने प्रैक्टिस करी वो कि वही क्वेश्चन आ गए। 5 मार्क्स के पहले वो क्वेश्चन कीजिए, फिर उसके बाद 4 मार्क्स पर आइए। आप जिन क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंट है बिल्कुल
वो अटेम्प्ट कीजिए। फिर उसके बाद में 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। फिर उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं प्रायोरिटी वाइज कि ये मुझे और थोड़ा जो है इससे कम अच्छा आता है, और फिर लास्ट में उन क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देंगे जिसमें बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न है, ठीक है। उसके बाद थर्ड टिप की अगर हम बात करें तो ड्रॉ रफ कॉलम एट द सेम पेज ऑफ द फॉर कन्वीनियंट कैलकुलेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो भी पेज है आपका उसमें अलग से रफ कॉलम को ड्रॉ कर लेंगे। आपके लिए कैलकुलेशन कन्वीनियंट हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक के कम चांसेस होंगे। वरना हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेशन पीछे वाले पेज पर पलटा कर करे जाते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत बर्बाद होता है। अगर एक बार पीछे कैलकुलेशन के लिए पेज पलटाने पर आपके लगभग जो है 5 सेकंड भी बर्बाद होते हैं, तो आप सोच लीजिए कि बहुत से क्वेश्चंस में आपके कितने, अगर आप जो है 10 बार 15 बार 20 बार अगर पेज पलटा कर पीछे कैलकुलेशन करेंगे तो आपके कितने सेकंड्स और कितने मिनट बर्बाद हो जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट के 2-3 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभार। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, रफ कॉलम आप बना लो। रफ कॉलम कैसे बनाएंगे बच्चों आप, कि एक जो है मार्जिन होती है, दूसरी मार्जिन आप खींच लो इतनी कि हम उसमें कैलकुलेशन कर पाएँ, और कैलकुलेशन बारीक लेटर्स में हम करेंगे, कोई बड़े कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें एग्जामिनर को हमारा कैलकुलेशन दिखाना है, नहीं, कैलकुलेशन सिर्फ हम हमारे कन्वेंस के लिए करते हैं। इस वजह से आप एक रफ कॉलम बना लीजिए। मान लीजिए इस टाइप से आपको कॉपी मिलती है, ये पेज है आपके कॉपी का, एक मार्जिन तो यहाँ होगी, एक आप मार्जिन इधर खींच लीजिए थोड़ी मोटी, और इतने इतने में आपको जो है अपना मेन कंटेंट को अटेम्प्ट करना है, और यहाँ पर जो है पूरे के पूरे आपको कैलकुलेशन करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला जो अगर हम देखें तो यूज़ इम्प्लाइज दैट सिंबल। ये बच्चे कई बार भूल जाते हैं, मतलब अक्सर बच्चों को, आपको तो पता ही नहीं होगा, बहुत से बच्चों को यहाँ पर 80% बच्चों को इस सिंबल का मतलब नहीं मालूम था। किन किन को नहीं मालूम था आप कमेंट में पहले बताना मुझे कि हमें नहीं मालूम था। ये इम्प्लाई दैट का सिंबल होता है बच्चों, ये हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हर स्टेप के बाद में इस सिंबल को आपको लगाना ज़रूरी है। हमारी एक स्टेप हुई मान लीजिए, उसके बाद नीचे वाली हम स्टेप कर रहे हैं तो इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाएंगे। ये बहुत पावरफुल सिंबल है बच्चों, मतलब ये चीज़ जो है, ये वाला सिंबल बहुत सी चीज़ें जो है, बहुत सा लंबा स्टेटमेंट जो है हमें लंबे स्टेटमेंट से बचा लेता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक आंसर लिखा और नीचे उसका मतलब निकलता है तो इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगा देंगे तो हमें पता लग जाएगा, मतलब एग्जामिनर को ये मालूम पड़ जाएगा कि इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगा हुआ है, तो वो जो है उस स्टेप के मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगभग हर स्टेप में करना है जब तक आपका आंसर नहीं आ जाए। आपने क्वेश्चन लिखा, गिवन के बाद कैलकुलेशन किया, उसके नीचे इम्प्लाई दैट का सिंबल लगाओ और कैलकुलेशन करो, अगली स्टेप से पहले इम्प्लाई दैट का सिंबल लगाओ, तो ये बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स को दिलवाने में हेल्पफुल रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, इम्प्लाई दैट का सिंबल आपको खास तौर से ध्यान में रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है ये। उसके बाद फिफ्थ जो टिप है आपके लिए, हाईलाइट योर आंसर। हमारा जो आंसर आ जाता है बच्चों, हम क्या करते हैं उसको हाईलाइट नहीं करते। कई बार जो है मेरे पास कॉपी आती चेक होने के लिए, बच्चे हाईलाइट नहीं करते आंसर को, ऐसा लगता है कि उन्होंने दूसरा क्वेश्चन विदाउट आंसर के ही जो है कर दिया है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है, वो आपके आंसर को देखने के लिए ढूंढेगा नहीं कि कहाँ है आपका आंसर। ऑब्वियसली बात है लास्ट स्टेप में आंसर होता है, लेकिन फिर भी आप हाईलाइट कर देंगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपका आंसर। मान लीजिए आपने बहुत स्टेप्स की है और उसके बाद में आखिरी में आपका आंसर आ गया है 70, किसी भी क्वेश्चन का आंसर मान लो 70 आ गया, या x = 70 आ गया है, हम लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसको हम हाईलाइट करेंगे। 2 आंसर आते हैं, y = 70 60 फॉर एग्जांपल, तो हम उसको हाईलाइट करेंगे, ब्लैक पेन से कर देंगे या ब्लू पेन से ही कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रख लीजिए कि आपका आंसर खत्म हो जाता है तो आप लाइन खींच दीजिए उसको सेपरेट करने के लिए, ताकि हम अगला क्वेश्चन जब शुरू करें तो एग्जामिनर को, जो कॉपी चेक कर रहा है, कॉपी चेकर को प्रॉब्लम नहीं आए ये प्रिडिक्ट करने में कि कहाँ पर उसका आंसर ख़त्म हुआ था और कहाँ पर दूसरा शुरू हुआ है। अगर आपको लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं रहेगा आंसर के नीचे लाइन खींचने का टाइम बहुत कम है, तो आप एक आंसर लिखिए, 3 लाइन कम से कम छोड़ दीजिए, 2 से 3 लाइन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद 6th पॉइंट की तरफ चले हम, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन आपको करना है अपनी कॉपी का, ठीक है। कोई ज़्यादा काटापीटी नहीं, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन करना है। जो यहाँ पर आप कैलकुलेशन के लिए बनवा रहा हूँ ना मैं, ये भी नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, क्योंकि आपका अगर ये पूरा पेज, बीच का पेज जहाँ पर आपका मेन आंसर आने वाला है, मेन सॉल्यूशन आने वाला है, वो नीट एंड क्लीन रहेगा, ये तो एग्जामिनर कॉपी चेकर देखेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा कैलकुलेशन है। कॉपी चेक करने के लिए इस चीज़ को देखेगा, अगर ये नीट एंड क्लीन है तो आपके मार्क्स के बढ़ने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, मतलब मार्क्स किसी भी बहाने से कॉपी चेकर काट नहीं पाएगा। अगला जो है
7th पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये है, ड्रॉ एक्यूरेट डायग्राम इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 11, उसमें एक्यूरेट डायग्राम का बनाना ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। हम एक्यूरेट डायग्राम नहीं बनाएंगे तो वैसे एग्जामिनर हर एक डायग्राम को नापेगा तो नहीं, ठीक है, कि स्केल और पेंसिल वगैरह लेकर या राउंडर लेकर वो नापने लग जाए, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हम एक्यूरेट डायग्राम नहीं बनाएंगे तो यूँ ही पता लग जाता है कि बच्चे का डायग्राम एक्यूरेट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें टेंजेंट बनाना है सर्कल पे, ठीक है, तो टेंजेंट हम बनाएंगे तो जब तक हम एक्यूरेसी नहीं दिखाएंगे तो टेंजेंट सही नहीं बनेंगे। टेंजेंट अगर हमने बनाया और टच करता हुआ नहीं जा रहा है और थोड़ा सा नीचे हो गया उससे सर्कल से, तो फ़ौरन हमारे मार्क्स कट जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि साफ दिख रहा है कि टेंजेंट अच्छे से नहीं बनाए। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है लेकिन इतना भी नहीं कि वो जो है साफ हमें ही दिखे, क्लियरली हमें गलती दिखे या कॉपी चेकर को गलती दिखे ताकि वो मार्क्स काट ले। तो इन चीज़ों का बच्चों आप ध्यान रखेंगे, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन करेंगे ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटे। जिन लोगों ने बहुत तैयारी कर ली है, मतलब सब कुछ कर लिया है और वो सारे चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस है, उनको तो इन सब चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि जिनको 100 मार्क्स आने वाले रहते हैं, मतलब जो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहते हैं, उनके मार्क्स कटने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से आप अपने मार्क्स ना कटने दीजिए इन 7 टिप्स का। और ये 4 चीज़ें जहाँ पर मार्क्स काटे जा सकते हैं, जहाँ पर ऑफिशियली ये होता है कि यहाँ पर मार्क्स काटेंगे, ऑफिशियली ऑर्डर होता है कि इन जगहों पर मार्क्स काटते हैं, वो मैंने बता दिया है आपको। और कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से हमें मौका नहीं देना है एग्जामिनर को मार्क्स काटने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी मैंने जो है सोचा कि आपको ये अर्ली मॉर्निंग ही ये वीडियो पहुंचा दूं आपके लिए, और दोपहर तक ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, ताकि आप इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। तो बच्चों इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें, अपने फ्रेंड्स को भी ये चीज़ पहुंचाएं, ताकि वो भी जो है, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आ जाएं और बाद में देखें कि हमें अच्छे से सही मार्क्स नहीं मिले हैं और फिर वो बाद में पछताएं। तो इस वजह से इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए और इन चीज़ों का आप खास तौर से ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब कौन सा चैप्टर डालना है, ज़्यादातर तो रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत अलग अलग चैप्टर्स की आई है। कोई भी टॉपिक की आपके पास आपको प्रॉब्लम आ रही हो, वैसे हमने लगभग 8 टॉपिक्स तो कवर कर ही लिए हैं, शायद 8 या फिर 9 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। 4-5 टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसमें से एक आध टॉपिक डालने का वक्त बचा हुआ है मेरे पास में, तो हम उसको ले लेंगे जो भी ज़्यादातर रिक्वेस्ट आएगी। तो कमेंट में आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से करके आना है, एक भी मार्क्स अपने को कटने नहीं देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।